सेशन में चलूँगा जहाँ हमारा पहला चैप्टर चल रहा था जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इसके अंतर्गत हमारा आज का लास्ट सेशन है। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि गुणसूत्र क्या होता है, केंद्रक क्या होता है और डीएनए क्या होता है। डीएनए के बाद हमारा लास्ट टॉपिक था आरएनए। तो आरएनए की बात करते हैं। आरएनए बच्चों मैंने पिछले सेशन में बताया था कि मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, लेकिन एक चौथा भी होता है, हालांकि हम उसे उतना जानते नहीं हैं। तो आरएनए को मिलाकर ऐसे देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा आरएनए होता है? तो पहला आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, इसको शॉर्टकट में आरएनए कहते हैं। दूसरा होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए शॉर्टकट में इसको mRNA कहते हैं। तीसरा होता है ट्रांसफर आरएनए। जिसको हम शॉर्टकट में tRNA कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक चौथा होता है वायरल आरएनए, जिसको हम शॉर्टकट में vRNA कहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं इनके कार्यों के बारे में कि आरएनए इतने प्रकार के हैं, तो इनके कार्य क्या हैं या किस मकसद से ये 4 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की। तो राइबोसोमल आरएनए में राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से। अब राइबोसोम्स का बच्चों मैंने पिछली बार कार्य बताया था, इनका प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। तो राइबोसोमल आरएनए का भी मुख्य काम यही होता है कि वह विभिन्न प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। अब यह प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार का होता है बच्चों? तो वो प्रोटीन संश्लेषण चूँकि डीएनए के लिए होता है। जब डीएनए की नई संरचना बनती है या डीएनए का द्विगुणन होता है, इस दशा में जो है राइबोसोमल आरएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और नए डीएनए कॉइल्स को बनाने में सहयोगदान होता है। इस कारण से राइबोसोमल आरएनए का यही कार्य है कि नए डीएनए सिंथेसिस यानी डीएनए संश्लेषण के लिए प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ हम इसके कार्य को लिखेंगे। क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, अतः यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। कार्य करता है, ठीक है बच्चों। वो भी प्रोटीन संश्लेषण किस उद्देश्य से होता है बच्चों? याद रखिएगा हमेशा, डीएनए के द्विगुणन के लिए या डीएनए की नई रचना को बनाने के लिए। जब डीएनए अपने आप की क्लोनिंग करता है, अपना प्रतिलिपि बनाता है, तो उस प्रतिलिपि को बनाने के लिए आरएनए जो है वो अहम भूमिका निभाता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, डीएनए के द्विगुणन के लिए। यह इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है बच्चों? इसका हिंदी नाम है मैसेंजर आरएनए का संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक आरएनए। इस प्रकार के आरएनए का बच्चों सिर्फ
यही कार्य होता है कि जब डीएनए का द्विगुणन स्टार्ट होता है, यानी एक डीएनए अपने आप की क्लोनिंग करता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, तो कोशिका के विभाजन के लिए बच्चों सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि नई कोशिका तब बनेगी जब उस कोशिका के सभी रचनात्मक जो सूचनाएं हैं वो ठीक प्रकार से अलग होंगी और पहले रचनात्मक सूचनाएं बनेंगी, क्योंकि बिना रचनात्मक सूचनाओं के किसी भी प्रकार की कोशिका की प्रोग्रामिंग करना असंभव है या उसकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, क्योंकि बिना रचनात्मक सूचना के कोशिका का विकास कैसे होना है, कोशिका के अंगों का विकास कैसे होना है, किसी भी प्रकार का जीव द्रव्य का निर्माण कैसे होना है, वो सभी प्रकार के निर्माण की जो सूचनाएं होती हैं दरअसल वो इसी डीएनए के अंतर्गत निहित होती है। इसी वजह से सबसे पहले कोशिका के नई कोशिका के निर्माण के दौरान डीएनए जो है अपने आप का प्रतिलिपिकरण करता है, यानी अपने आप को कॉपी करता है। इसी कॉपी का दूसरा चरण यहाँ होता है संदेश वाहक आरएनए। यह करता क्या है, यह जो है डीएनए के प्रतिलिपिकरण की सूचनाओं को कॉपी करता है, ठीक है, यानी डीएनए के संकेत सूचनाओं का टेम्पलेट बनाता है, एक तरह से टेम्पलेट बनाता है। टेम्पलेट बनाने का मतलब बच्चों यह संकेत सूचनाओं का एक सांचा तैयार करता है, ताकि दूसरा जब उसी सांचे के अंदर नई पदार्थों को डालकर नए तरीके से सूचनाओं का खाका तैयार किया जा सके। बच्चों जब तक किसी प्रकार का सांचा नहीं होगा तब तक हम हूबहू किसी प्रकार की क्लोनिंग नहीं कर सकते। तो मैसेंजर आरएनए करता क्या है कि वह पुराने डीएनए की सूचनाओं का खाका तैयार करता है। जैसे हम किसी चाबी की नकल बनाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, किसी नर्म चीज़ पर, गीली मिट्टी पर या साबुन पर क्या करते हैं, उस चाबी की छाप को अंकित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी चाबी की छाप को लेते हैं, यह एक सांचा तैयार होता है। उसके बाद किसी प्रकार के हम द्रव या मेटल को इस सांचे में डालकर जो है नई चाबी तैयार कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से डीएनए के नए डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के लिए पुराने डीएनए की हूबहू कॉपी या प्रतिलिपि टेम्पलेट के रूप में बनाई जाती है। और ये टेम्पलेट वाला काम जो है बच्चों वह मैसेंजर आरएनए यानी संदेश वाहक आरएनए करता है। इसी संदेश वाहक आरएनए के जरिए जो है डीएनए का टेम्पलेट बनता है, जिसके अंतर्गत नए डीएनए निर्माण की सारी सूचनाएं एक खांचे के रूप में या एक खाके के रूप में तैयार होती हैं। टेम्पलेट को हम खाका कहते हैं हिंदी में, खाका बनाना सूचनाओं का, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए की। तो ट्रांसफर आरएनए का कार्य यह है बच्चों कि वह, इसे हिंदी में कहते हैं स्थानांतरण आरएनए। अब इस स्थानांतरण आरएनए का मतलब यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं स्थानांतरण आरएनए में क्या होता है। इस आरएनए का बच्चों यही कार्य है कि वह मैसेंजर आरएनए के हिसाब से, यानी इसके द्वारा तैयार किए गए खाके के अनुसार किस प्रकार के पदार्थ व किस प्रकार के अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है नए डीएनए को बनाने के लिए, उन सभी प्रकार के डीएनए को बनाने वाले आवश्यक पदार्थों का वह स्टोरेज या कह सकते हैं वह आवश्यक पदार्थों को यह लाने और ले जाने का काम करता है। यानी इसका कार्य है यह mRNA के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण में सहायक
पदार्थों का आवागमन करता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इन 3 आरएनए के द्वारा जो है वह नए डीएनए का निर्माण होता है। कैसे? सबसे पहले पुराने डीएनए का खाका तैयार होता है जो मैसेंजर आरएनए के द्वारा होता है। अब इसी मैसेंजर आरएनए के द्वारा बच्चों क्या होता है कि आरएनए जो है नए डीएनए के संश्लेषण के लिए जो भी आवश्यक सामग्री चाहिए वो इस खाके और सूचना के आधार पर एकत्रित करता है। अब इसके द्वारा लाए गए सूचना और इसके द्वारा बनाए गए खाके के अनुसार जो है हमारा राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा जो है नए डीएनए द्विकुंडली मॉडल की रचना करता है। इस प्रकार से यह 3 प्रकार के आरएनए जो है डीएनए को बनाने के लिए डीएनए को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब आगे हम बात करते हैं वायरल आरएनए की, जो बेसिकली यहाँ तक बच्चों हम बताना चाहेंगे कि सभी प्रकार के बहुकोशिकीय जीव जंतुओं में जो भी सत्य कोशिका होते हैं, यानी एक ट्रू सेल जिसके अंदर केंद्रक होता है, स्पष्ट केंद्रिका होती है, क्रोमैटिन धागे होते हैं, कोशिकांग होते हैं, इन सभी प्रकार के सत्य कोशिकाओं के अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है। यानी सभी प्रकार की सूचनाएं जो है वह डीएनए के रूप में निहित होती हैं और यही डीएनए जो है किसी भी कोशिका के उत्पत्ति व कार्यकी के लिए जिम्मेदार होता है और यही सूचनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती हैं। इस वजह से डीएनए को आनुवंशिक सूचना का वाहक कहा जाता है या डीएनए को एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में माना गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ न होकर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो वायरल आरएनए में ऐसे सूक्ष्म जंतु व पादप वायरस आते हैं जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ की भूमिका निभाते हैं। क्योंकि बच्चे सामान्यतः यह देखा गया है कि डीएनए के ही द्वारा कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है और कोशिकाओं के सभी प्रकार के जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। बिना डीएनए के किसी भी प्रकार की कोशिका का अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो प्राचीन कोशिका हैं जिसमें वायरस वगैरह आते हैं उनकी प्रकृति में आरएनए के द्वारा ही जो है आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण होता है और न ही हम वायरस को जीवित की श्रेणी में रखते हैं और न ही मृत की श्रेणी में, यानी यह जीवन और मृत के बीच की एक संयोजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं वायरल डीएनए के बाद जीन की। जीन क्या होता है? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएनए के अंतर्गत ही जीन भी आता है, क्योंकि डीएनए के अंतर्गत सभी प्रकार के आनुवंशिक सूचनाएं जो है वो निहित होती है। लेकिन यह आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए में किस प्रकार से निहित होती है इसको जानने के लिए हम आपको बताएंगे जीन। तो डीएनए के अंतर्गत बच्चों जो जीन होता है, सभी प्रकार की आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए में जीन के रूप में आनुवंशिक सूचनाएं
कई सारे वैज्ञानिकों ने डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ माना और डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ घोषित करने के रूप में बहुत सारी खोजों को भी दिखाया गया या प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात डीएनए को ही आनुवंशिक पदार्थ माना गया। इस संबंध में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। उसके बाद यह सिद्ध हुआ, डीएनए के ऊपर जब और ज़्यादा गहनता से खोज हुई तो यह पता चला कि डीएनए के अंदर भी एक छोटा कण होता है या पदार्थ होता है जो सूचनाओं की वंशागति के लिए जिम्मेदार होता है। वह पदार्थ था जीन, जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में कारक शब्द से संबोधित किया था। ठीक है, यानी जीन को सबसे पहले मेंडल ने खोजा था और उसे कारक अर्थात फैक्टर कहा था। ठीक है बच्चों, बाद में इसी फैक्टर को जीन शब्द से संबोधित किया गया। अब वास्तव में यह जीन होता क्या है? अगर जीन का रासायनिक संरचना देखा जाए तो जीन दरअसल प्रोटीन का बना हुआ एक समूह होता है। और प्रोटीन क्या होता है? एक प्रोटीन को बनाने के लिए एक प्रोटीन बनता है 20 प्रकार के अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड्स बच्चों यह भी एक प्रकार का आनुवंशिकी पदार्थ है जो न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से 20 अमीनो एसिड्स जो है वह एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन संयोजक पदार्थ मिलकर जो है वह जीन की रचना करने के लिए सक्षम होते हैं। और बाद में खोजों के बाद यह पता चला कि एक जीन जो है किसी एक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है या एक जोड़ी जीन के द्वारा किसी एक लक्षण का दृश्य रूप भी प्रकटन होता है। या बहुत सारे जीन मिलकर बच्चों अन्य रूप से किसी भी प्रकार के जीवधारी की रचना को परिलक्षित करने में सहायक होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर हमारी आंखों का रंग ब्राउन है या फिर ब्लूज़ है या हमारे बालों का रंग जो है वो डार्क ब्लैक है या ब्राउनिश है, तो यह सभी प्रकार की जो छोटी क्रियात्मक विभिन्नता हमारे मनुष्यों या जीव जंतुओं में दिखाई देती है, यह भी एक तरीके से किसी न किसी जीन के व्यक्तिगत रूप के रासायनिक परिवर्तन के कारण ही परिलक्षित होती है। इस प्रकार से जीन वह छोटे से छोटा पदार्थ है या कण है जो डीएनए के अंतर्गत निहित होता है, जो आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है। इसके बाद बच्चों आगे हम पढ़ेंगे जंतु कोशिका और अगले सेशन में हम जानेंगे, हमारा अगला चैप्टर होगा जंतु और वनस्पति ऊतक। उम्मीद करता हूँ आज का आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं।